स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में सल्फ़र के बारे में पढ़ा था कि सल्फ़र क्या होते हैं और उसके कुछ जो एलोट्रॉप थे, उस एलोट्रॉप के बारे में बच्चों हमने जाना था। अब बच्चों उसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है सल्फ़र के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों सल्फ़र के कौन-कौन से कंपाउंड हैं? बच्चों सल्फ़र के तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है कि कुछ ही कंपाउंड को पढ़ना है। वह जो बच्चों कंपाउंड है वह है आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में कि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं और इसके यूजेज क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों इसका जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह बच्चों होता है SO2। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है SO2 होता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसकी अगर बात करें हम, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड O। तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके है ना रिजोनेंस स्ट्रक्चर का। तो बच्चों इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जिस तरह से आपने देखा था ओजोन का, सेम वैसा ही क्या हो जाएगा, इसका भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस सल्फर के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करने बनाया है और फिर बगल में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना है। तो ये क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। कभी वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कभी वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से बच्चों इसके क्या हो गए, दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार हो गए आपको। ठीक है, तो ये इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमने जाना। अब बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मतलब आप सल्फर को कैसे बनाओगे आप। तो चलो हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहला जो बच्चों मेथड है वह है लैब मेथड। कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को लैब में बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका है। तो बच्चों उसका तरीका है कि सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना। जब बच्चों क्या किया जाएगा, सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ से बच्चों क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब रिएक्शन देखो आप, ये बच्चों हमने ले लिया सोडियम सल्फाइड ले लिया। अब जैसे बच्चों हम सोडियम सल्फाइड को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ये जो बच्चों आप यहाँ पर अपवर्ड एरो देख रहे हो, अपवर्ड एरो देख रहे हो ना, ये अपवर्ड एरो क्या होता है कि जब कोई गैस रिलीज होता है तो उस गैस को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई प्रिसिपिटेट बनता है तो उसके लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो अपवर्ड एरो है, तो अपवर्ड एरो मतलब हो गया यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। इसके साथ बच्चों कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलता है ना, तो उस बाई प्रोडक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपको। तो यह बच्चों कहलाता है लैब मेथड। हम लैब मेथड से क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको बनाएंगे हम। दूसरा बच्चों मेथड हो गया बाय ट्रीटिंग कॉपर विथ कॉन्क H2SO4। कि जब कॉपर को हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ से भी क्या होगा, वहाँ से भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम ले लिया, कॉपर ले लिया और उसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। जैसे हम इसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यह बच्चों बना लेता है कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ से देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया और वाटर ही बनाता है। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट दिखना नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है वह है इंडस्ट्रियल मेथड है। कि अगर आप उद्योग में इसको बनाओगे बड़े पैमाने पर तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए तरीका है कि जब आप आयरन पाइराइड को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आयरन पाइराइड को क्या करोगे, जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पे क्या होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। आप वहाँ से भी उसको प्राप्त कर सकते हो। मेन प्रोडक्ट कुछ और होगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। तो आपको क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो आप। तो यह बच्चों कहलाता है इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब उद्योग में इस तरह से प्राप्त किया जाता है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब प्रोडक्ट तो मिला ही, उसके साथ क्या मिला, बाई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हो गया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम कहते हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह आयरन पाइराइट है। अब इसको क्या किया हमने, 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया। जैसे हमने 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया तो यहाँ से क्या हो रहा है, यह देखो आप
है ना, आपको बन गया क्या, आयरन ऑक्साइड बना लिया, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो गया आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला बच्चों मेथड है वो है कि जब सल्फर को हम जला देंगे, सिंपल सा, सल्फर ले लीजिए और उसको आग लगा दीजिए आप। जैसे आप सल्फर को आग लगा दो क्या होगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड में जल जाएगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा आपको वो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सल्फर ले लिया और उस सल्फर को हमने जला दिया। जैसे सल्फर को जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, वो जलने लगेगा, और जलने के बाद क्या होगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस और लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, कि जैसे सल्फर को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, और इसके अलावा क्या होता है, कुछ मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। उसकी मात्रा कितनी होती है, 6 से 8% होती है। इतनी मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपको। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, या दिखने में कैसा होता है, इसके क्या गुण होते हैं। तो इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है कि इट इज़ कलरलेस गैस। ये जो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है, यह कैसा गैस है, आपको रंगहीन गैस, इसका कोई अपना गैस का कलर नहीं होता है। सेकेंड कह रहा है इट हैज़ पंजेंट स्मेल, इससे बहुत ही बदबूदार स्मेल आपको निकलते रहता है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ सलूबल इन वाटर, यह क्या होता है, पानी में घुल जाता है। यह क्या होता है, आपको पानी में घुल जाता है। जैसे आपने देखा था कल क्लास में कि जितने भी सल्फर के आपको एलोट्रॉप्स थे, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोई भी पानी में सही से नहीं घुलता था, ये पानी में घुल जाता है आपको। ठीक है, अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। पहला कह रहा है कि रिएक्शन विथ वाटर, कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या देगा, वो सल्फरस एसिड देगा। आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो कि जब वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, वो सल्फरस एसिड देगा आपको। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखो आप, SO2 + H2O लिख दिया आपने, तो क्या हो गया, सल्फरस एसिड आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है रिएक्शन विथ अल्कली, अगर इसको हम अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो बच्चों ये क्या देगा, तो कह रहा है कि सल्फाइट साल्ट देगा। क्या देगा, यह सल्फाइट साल्ट देगा। जैसे देखो आप कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो अब यहाँ पे अल्कली है, अल्कली समझते हो ना, वाटर सॉल्युबल बेसेज, जो बेस जल में घुल जाता है उसे हम अल्कली कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस है जो जल में घुल जाता है। तो जैसे ही इस बेस को हमने ले लिया और इसके साथ क्या किया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट कर दिया, तो ये क्या बना लिया, आपको सोडियम सल्फाइड बना लिया, और यहाँ से वाटर भी प्राप्त होता है। तो यह इसका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या करा, देखो अब नीचे, इन केस ऑफ एन एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मान लीजिए इसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटेड सप्लाई में देना था, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में दे देगा तो क्या होगा, तो कहा कि देन Na2SO3 सोडियम सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। यह क्या होगा कि उससे इसमें कन्वर्ट हो जाए। उसका रिएक्शन नीचे देखो आप, यहाँ पे ले लिया हमने, ये सल्फर क्या था, सोडियम सल्फाइड था, यह क्या था, सोडियम सल्फाइड था। अब इस सोडियम सल्फाइड को क्या किया हमने, एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया, और वाटर भी है ना यहाँ पे, तो उसके साथ क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का यह फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपको। अब बच्चों इसका होता है नेक्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यह रिएक्टेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, तो देखो कह रहा है कि रिएक्शन विद एसिडिक KMnO4, कि जब एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा ये, तो कह रहा है कि इट डीकलराइजेज एसिडिक KMnO4, कि यह एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट को क्या करता है, डीकलराइजेज करता है, मतलब उसके कलर को चेंज कर देता है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया एसिडिक KMnO4, मतलब एसिडिक मतलब क्या हो गया, पोटासियम परमैंगनेट को एसिड में घुला दीजिए तो क्या बन गया, एसिडिक KMnO4। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखो, आपको बहुत सारे जगह इस्तेमाल होगा एसिडिक KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4। इस सब का मतलब समझिए आप कि जब किसी केमिकल को एसिड में घुला देते हैं तो हो जाता है एसिडिक,
अगर बेस में घुला देगा तो हो जाएगा बेसिक या अल्केलाइन, और जब उसे जल में घुला देंगे तो हो जाएगा एक्वस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या करा है, एसिडिक KMnO4, मतलब इस पोटासियम परमैंगनेट को क्या करना होगा, आपको एसिड में घुला देना होगा। तो यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड में घुला दिया, तो अब बच्चों क्या बन गया, यह एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा आपको, है ना, पोटासियम सल्फेट बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और वाटर बनाएगा आपको। ठीक है, अब करा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, इस सब के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल यही चीज़ों को किया जाता है कि कहीं पर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, आप जांच कैसे करोगे आप, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, आपको इस तरह का सिचुएशन दिया जाता है कि उसमें एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट के रख दिया जाता है। अब जैसे एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट रख डाल दिया हमने, वहाँ पर अगर ये बना लेता है कंपाउंड, तो पता चलता क्या है कि वहाँ पर जो गैस निकल रहा था वो गैस क्या था, आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ फेरिक साल्ट। जब यह फेरिक साल्ट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो कह रहा है कि इट रिड्यूसेस फेरिक साल्ट इनटू फेरस साल्ट। यह फेरिक साल्ट को क्या कर देगा, फेरस साल्ट में कन्वर्ट कर देगा आपको। अब इसका रिएक्शन देखिए आप, ये बच्चों हमने ले लिया फेरिक साल्ट ले लिया, इस फेरिक साल्ट को क्या किया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया तो ये बच्चों क्या बना लिया, फेरिक साल्ट बना लिया। तो यहाँ भी क्या करा, इसको रिड्यूस कर दे रहा है आपको। तो इस तरह से यह हो गया आपको। नेक्स्ट क्या करा है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या देगा, तो करा है कि इसको हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बच्चों एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। वो कैटलिस्ट का नाम क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो कहा कि जैसे हम इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो बच्चों क्या बना लेता है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया आपको। अब नीचे रिएक्शन दिखा दिया मैंने, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे इसको हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया तो क्या हो गया ये, तो इस तरह से क्या होगा, आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देगा आपको। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब बच्चों हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो पहला हो गया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यह दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। मतलब ऑक्सीडेंट की तरह भी व्यवहार करता है और रिडक्टेंट की तरह व्यवहार करता है। तो इसके कारण से इसका इस्तेमाल इन दोनों जगहों पर किया जाता है। दूसरा हो गया आपको एज अ ब्लीचिंग एजेंट। एज ए ब्लीचिंग एजेंट, क्यों ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करने के कारण से इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर कि यह ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे बच्चों वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, यह यहाँ पर देखो, इसको देखो मेन, ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। यह बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन देता है। इस नेसेंट हाइड्रोजन के कारण से ही बच्चों क्या होता है, इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्यों किया जाता है। इसके पास बच्चों जैसे ये वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो यह नेसेंट हाइड्रोजन देता है। इस नेसेंट हाइड्रोजन के कारण से इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आपको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई कलर मटेरियल देंगे हम या कलर सबस्टांस देंगे तो यह नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या होगा, उसको कलरलेस कर देगा, रंगहीन कर देगा। तो इस तरह से यह यहाँ पर काम में आते हैं। तो यह इसका सेकेंड उपयोग हो गया। थर्ड हो गया बच्चों कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। कि ये जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। सॉल्वेंट समझते हैं ना, जो किसी चीज़ को अपने में घुला लेता है। जैसे पानी है, पानी में क्या होता है, चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, तो पानी क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो इसी तरह से बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, आपको सॉल्वेंट होता है। यह क्या करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सबस्टांस को घुला लेता है। ऑर्गेनिक समझते होंगे,
जो कार्बन से मिलकर बना होता है, जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कहलाता है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होगा? जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया आपको, पोटासियम क्लोराइड हो गया आपको, तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो बच्चों यह क्या करता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस क्या करता है? घुला लेता है जब वो लिक्विड रूप में होता है। तो इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हो गया कि इसका इस्तेमाल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में, उसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड बनाने में, इन सभी जगहों पर भी क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट उपयोग है, इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड पेट्रोलियम, जो आप चीनी खाते हो ना, वहाँ पे रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया था सल्फर डाइऑक्साइड का। बताओ कहाँ पे किया था? तो आपको पता है ना कि जो गन्ना का रस होता है उसका रंग कैसा होता है? मटमैला कलर का होता है ना। अब आप चीनी खाते हो, उसका कलर कैसा होता है? एकदम उजला होता है। भाई उजला कैसे हो गया? मटमैला रंग से उजला कैसे हो गया? तो जैसे क्या किया जाता है, ये जो आपको गन्ना का रस होता है उसमें क्या किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ब्लीचिंग एक्शन करता है, और जिसके कारण से क्या करता है? उसको कर देता है कलरलेस। तो क्या हो गया? उजला हो गया। तो इसलिए क्या किया? तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बच्चों अब क्या था? पहले क्या किया था पता है आपको? पहले आपको एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया था। उस गन्ना के रस को क्रिस्टल व्हाइट उजला करने के लिए पहले एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया था। लेकिन एनिमल चारकोल तो बहुत सारे जो लोग है ना, जो वेजिटेरियन है, उसको तो खराब लगेगा भाई कि हमें मांस मछली वाला मिला के खिला दिया। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? अब सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा? उसमें जो कलरिंग मैटर होगा उसको डिकलराइज कर देगा, तो क्या होगा? वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? आपका चीनी क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाएगा। तो इसके लिए वहां पे किया जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, जहाँ पर पेट्रोल डीजल केरोसिन अलग किया जाता है, तो वहां पर भी बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपको। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया एज एन एंटी क्लोरीनेशन। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एंटी क्लोरीनेशन के रूप में किया जाता है। क्लोरीनेशन समझते हैं आप? जैसे देखोगे कि दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर क्या किया जाता है? वाटर जो सप्लाई किया जाता है तो उसमें जम्स आ जाते हैं। उस जम्स को किल करने के लिए क्या आता है? क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इस क्लोरीन गैस से क्या होता है कि जम्स तो मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्लोरीन का बदबू देने लगता है। तो बच्चों उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वह क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। इससे क्या होगा? इसका स्मेल भी खत्म हो गया, उसका इंपैक्ट भी खत्म हो गया। तो इस कारण से बच्चों इसका इस्तेमाल एंटी क्लोरीनेशन में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया एज डिसइंफेक्टेंट। कहीं मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, कोई संक्रमण हो गया, तो उसको भी खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में समझा। आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। और अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। हम क्या करेंगे? आपको उस चीज़ों को समझाने में मदद करेंगे। इसके लिए आप सीधा नीचे कमेंट करिए। ठीक है। आप इतने अच्छे से देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।